BCom second year. Today's topic in your subject is public budget. आम बजट जिसे बोला जाता है और गवर्नमेंट बजट भी जिसे हम लोग जानते हैं। पब्लिक बजट गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जो कि 1 साल का होता है उसके लिए। उस 1 साल में गवर्नमेंट कितना इनकम, कितना पैसा कमाएगा रेवेन्यू के थ्रू, रेवेन्यू होंगे इससे टैक्सेस के थ्रू और अदर सोर्सेज से, और कितना उसे खर्च करना है, इसका एक एस्टिमेशन होता है उस साल का। उसी को बोलते हैं पब्लिक बजट। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मीनिंग बजट का। द टर्म पब्लिक बजट, द टर्म बजट is derived from the French word budget। तो जो बजट वर्ड आया है ये फ्रेंच से आया है। इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, इसका जो वर्ड बना है बजट, ये बजटी फ्रेंच वर्ड से बना है। बजटी का मतलब होता रहा लेदर बैग और अ वॉलेट। Budgety, which means a leather bag or a wallet. It is a statement of financial plan of the government। वही बात जो मैंने बताया कि फिनेंशियल प्लान होता है, कितना इनकम होगा, कितना खर्चा होगा, उसका एक प्लान होता है गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बीच, जो कि 1 साल का होता है। A budget is a document containing a preliminary approved plan of public revenue and expenditure। ये डेफिनेशन दिया था एक एक्सपर्ट ने जिसका नाम था रेने स्टॉर्म ने इसका डेफिनेशन दिया। इन जनरल गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मीन्स कि उस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट का एस्टिमेशन बताता है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाएगा, और उसके बाद एक एस्टिमेट खर्चा बताता है, एक्सपेंडिचर बताता है गवर्नमेंट उन पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगा। द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट आर नॉट एक्चुअल फिगर बट ओनली द एस्टिमेट वैल्यूज़। तो बोल रहा है जो एस्टिमेटेड फिगर्स होता है बजट में, जो अनुमान लगाया जाता है हम इतना कमाएगा गवर्नमेंट, यहाँ से इस डिपार्टमेंट से, इस जगह से, यहाँ से इतना पैसा कमाएगा और इतना ये खर्च करेगा इस जगहों पे। तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, वो एक अनुमान होता है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना आएगा, और वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। सिर्फ एक लमसम एक अमाउंट का अप्रोक्सीमेशन होता है, एक अंदाज़ा होता है। बट ओनली द एस्टिमेट्स वैल्यू फॉर द कमिंग ईयर। द फिजिकल ईयर कंसिडर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो फिजिकल ईयर नॉर्मली कंसिडर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ये होता है बजट का मतलब कि 1 साल के लिए गवर्नमेंट का जो इनकम का जो प्लान होता है वो कहाँ कहाँ से पैसा कमाएगा, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर का प्लान होता है वो पैसा खर्च कहाँ कहाँ करेगा, उसके एस्टिमेशन को ही बोलते हैं बजट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। एक पब्लिक बजट का, गवर्नमेंट बजट का जिसको बोलते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का उसे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट बजट को बनाने का, वो होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर है जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, जो चीज़ें गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं, उनको सही जगह रीएलोकेट करना, उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ करना, ताकि उससे बेस्ट रिटर्न मिल सके गवर्नमेंट को और पब्लिक के लिए वो बेस्ट तरीके से
यूज़ कर सके। तो गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो पब्लिक के लिए अच्छे से यूज़ कर सके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है बजट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ मीन्स कि जो इनइक्वालिटी है इनकम एंड वेल्थ में, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, जो बहुत गरीब है, तो उस चीज़ों को जो है सही करना। जो इनइक्वल चीज़ें हैं उसको इक्वल में लाना, उसको बराबरी में लाना, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है बजट के पीछे। कि सारे जो पब्लिक है उनका इनकम जो बहुत नीचे हैं उनको ऊपर लाना, दूसरों के बराबर लाना, ताकि वो भी अपने जीविका को, अपने डेली के एक्सपेंसेस को, अपने बेसिक नीड्स को वो पूरा कर सकें। तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि अर्थव्यवस्था में एक ठहराव लाना। ऐसा अर्थव्यवस्था कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, जो कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो बहुत बेकार परफॉर्म करे। आज इन्फ्लेशन रहे, 6 महीने बाद डिफ्लेशन आ जाए, ऊपर नीचे जो अर्थव्यवस्था करे, इस तरह की अर्थव्यवस्था सही नहीं होती, इस तरह की इकोनॉमी सही नहीं होती। एक स्टेबल इकोनॉमी को सही माना जाता है कि जिसका ग्रोथ हो तो एक स्टेबल हो, धीमे धीमे वो ग्रोथ करता रहे, लेकिन एक स्टेबिलिटी रहे, एक ठहराव रहे उसके ग्रोथ में। ऐसे ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं कि आज हम बहुत तेज़ी से दौड़ के आगे बढ़ गए और उसके बाद आगे जाके हम गिर जाएं। तो जो ग्रोथ हो वो एक स्टेबल रहे, एक ठहराव रहे, मजबूती रहे उसके अंदर, उस ग्रोथ के अंदर। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो चौथा ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट के प्लान का, बजट का, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस मीन्स की जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनको जो है अच्छे से मैनेज करना। तो बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडियन ऑयल गवर्नमेंट की कंपनी है, कोल इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, BSNL गवर्नमेंट की कंपनी है, SBI बैंक गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इस तरह की गवर्नमेंट की कंपनियों को, जो कि पब्लिक इंटरप्राइजेस कहलाती हैं, उनका मैनेजमेंट करना, उनका ध्यान रखना, उनको बढ़ाना, ये चौथा ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का। पांचवा इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता जाए, अर्थव्यवस्था और मजबूत होता जाए, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का। जो छठा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ से यहाँ मतलब है कि क्षेत्रों के बीच में जो इनकम को लेके या किसी बात को लेके जो विवाद है उनको दूर करना। जैसे कि कोई इंडिया का एग्जांपल, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कई सारे स्टेट है। अब कोई एक स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाता जाए, वहाँ स्टेट का GDP अच्छा रहे, उस स्टेट के लोगों का इनकम अच्छा रहे, और एक स्टेट ऐसा रहे कि जहाँ पे गरीबी रहे, भूखमरी रहे, वहाँ पे लोग बेसिक नीड्स भी अपने पूरे न कर पाएँ, इतनी गरीबी है। तो इस तरह चीज़ों को जो है सही करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का, पब्लिक बजट का, कि पूरे देश को, जो पूरा एरिया है, सबको बराबर का ग्रोथ लेके चले। ये नहीं कि एक ही एरिया पे हम सारा पैसा खर्च करें, एक ही एरिया को ग्रो करें और दूसरे एरिया पे हम ध्यान भी न दें, फोकस न दें, वो बेचारे पीछे रह जाएं और उनका इनकम बहुत पीछे रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ मीन्स की जो रीजनल में इनकम का डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जाए और सारे देश को, सारे स्टेट्स को, सारे डिस्ट्रिक्ट को बराबर लाया जाए, एक जैसा ग्रोथ मिल पाए। दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट, जिसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बजट भी बोल सकती हैं।
चाहे टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट का हेडिंग डाल लीजिए या फिर टाइप्स ऑब्लिक क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बजट भी आप इसको बोल सकती हैं। तो इसमें पहला लिखिए बैलेंस्ड बजट, टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बजट में पहला पॉइंट लिखिए बैलेंस्ड बजट, BALANCED, बैलेंस्ड बजट। दूसरा लिखिए अनबैलेंस्ड बजट। पहला बैलेंस्ड बजट, दूसरा अनबैलेंस्ड बजट। तीसरा लिखिए पहला बैलेंस्ड बजट, दूसरा अनबैलेंस्ड बजट, तीसरा परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस PERFORMENCE, परफॉर्मेंस बजट। और चौथा लिखिए जीरो बेस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजट के बाद चौथा लिखिए जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो ZERO, जीरो बेस्ड BASED, बेस्ड बजटिंग। ये जो है 4 क्लासिफिकेशन है बजट के। पब्लिक बजट इन 4 तरीक़ों से होते हैं। पहला बैलेंस्ड बजट, दूसरा अनबैलेंस्ड बजट, तीसरा परफॉर्मेंस बजट, चौथा जीरो बेस बजटिंग। तो सबसे पहले आप देखिए बैलेंस्ड बजट क्या होता है। बैलेंस्ड बजट इज़ अ सिचुएशन इन विच, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं बैलेंस्ड बजट के बारे में लिखा हुआ है। बैलेंस बजट उस बजट को बोलते हैं जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो। गवर्नमेंट का एस्टिमेशन जहाँ पे रहे कि हम 1 लाख रुपए पूरे साल में कमाएंगे और गवर्नमेंट जो खर्च करे उससे बताए कि गवर्नमेंट हम 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करेंगे, इन डिपार्टमेंट में खर्च करेंगे। तो जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो तो उसे बोला जाएगा बैलेंस्ड बजट। जहाँ पे जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है इनकम का और जो एस्टिमेट किया है खर्चे का दोनों इक्वल हो, बराबर हो। तो इसमें लिखा हुआ है अ बैलेंस्ड बजट इज़ अ सिचुएशन इन विच एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज़ इक्वल टू इट्स एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। वही बात बोला जो हमने बताया कि जहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चे के बराबर हो, उसे बराबर किया गया हो, माना गया हो, तो उसे बोला जाएगा अ बैलेंस्ड बजट। उसका नीचे देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। उसके बाद आगे देखिए और लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली इट इज़ ऑलवेज एडविजेबल टू हैव अ बैलेंस्ड बजट। नॉर्मल फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए हमेशा बोला गया है कि बैलेंस्ड बजट ही बेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड बैलेंस्ड बजट। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है बैलेंस्ड बजट की वकालत करते हैं, सजेशन देते हैं। विच आर बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ लिव विद इन मीन्स। जितनी आपके पास इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आप लिव विद इन मीन्स की अपने, इसको हम लोग बोलते हैं जितना चादर हो उतना पैर फैलाया जाए। इसका मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाया, मीन्स की जितना इनकम हो उसके हिसाब से खर्चा होना चाहिए, उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ लाइफ विद इन मीन्स का मतलब। अकॉर्डिंग टू देम गवर्नमेंट रेवेन्यू शुड नॉट फॉल short of expenditure. They also favored balanced budget because they believe that government should not interfere in economic activities and should just concentrate on the maintenance of internal and external security and provision on basis economic and social overhead. To achieve this, government has to have enough financial discipline so that its expenditure are equal to revenue. तो इन जो इकोनॉमिस्ट ने इन चीज़ों का
वकालत किया था, इन चीज़ों को फेवर किया था बैलेंस बजट का। उन्होंने बताया कि जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद जो है उनको सिर्फ सिक्योरिटी पे, इंटरनल और एक्सटर्नल पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने जो कि बैलेंस बजट को फेवर किया था, उन्होंने ये सब बड़ी बातें बताई। इन शॉर्ट, बैलेंस बजट का मतलब हुआ कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एस्टिमेट इनकम और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो, जो कि फॉर्मूला भी आप देख रही हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपने लिखा हुआ है टाइप में, क्लासिफिकेशन में, अनबैलेंस्ड बजट, द बजट इन विच इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज अनबैलेंस्ड बजट। मीन्स कि ऐसा बजट जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर ना हो, उस बजट को बोला जाएगा अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट इज ऑफ टू टाइप्स। अनबैलेंस्ड बजट दो तरीके के होते हैं, पहला सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अनबैलेंस्ड बजट उस बजट को बोलते हैं जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर ना हो। गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर यहाँ पे नहीं होता। बैलेंस बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हुआ करता था। अनबैलेंस बजट दो तरीके का होता है, एक सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट वो सिचुएशन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का इनकम ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का खर्चा कम होता है। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे फॉर एग्जांपल मानिए गवर्नमेंट ने एक अंदाज़ा लगाया, एक एस्टिमेट लगाया कि इस साल हम 1 लाख रुपए कमाएंगे। गवर्नमेंट ने अंदाज़ा लगाया कि हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, और गवर्नमेंट ने अपना खर्चा दिखाया एस्टिमेटेड कि इस साल हम 80,000 रुपये सिर्फ खर्च करेंगे। तो 1 लाख गवर्नमेंट ने कमाया, 80,000 रुपये सिर्फ खर्च किया। मीन्स कि गवर्नमेंट अपने इनकम से 20,000 रुपये कम खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रहा है 1 लाख का इनकम और खर्च कर रहा है सिर्फ 80,000, इनकम ज़्यादा है मीन्स, तो इसे बोला जाएगा सरप्लस बजट, जहाँ पे गवर्नमेंट का इनकम ज़्यादा है और खर्च कम है। फॉर्मूला में देखिए लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन गवर्नमेंट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। तो सरप्लस बजट मीन्स कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा और वो खर्चा कम करेगा। तो सरप्लस बजट शोज़ द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरप्लस बजट उस तरह के गवर्नमेंट ही बना सकते हैं या बनाते हैं जो पैसे से बहुत मजबूत होते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जो पैसे से बहुत मजबूत कंट्रीज़ होते हैं, वही इस तरीके का बजट बना पाते हैं या बनाते हैं। When there is too much inflation, the government can adopt the policy of surplus budget as it will reduce the aggregate demand। बोल रहा है कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन आपने मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो जिसके मन में आ रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है तो वो बहुत पिटाएगा, बहुत मार खाएगा, क्योंकि वो सब बात भूल चुका है अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर का। तो इन्फ्लेशन मीन्स होता है कि जब इकोनॉमी में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, प्राइस लेवल जब इकोनॉमी में बढ़ता है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सरप्लस बजट शोज, हाँ यहाँ पे बोल रहा है व्हेन देयर इज़ टू मच इन्फ्लेशन। बोल रहा है जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रहता है तो गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट सरप्लस बजट की पॉलिसी अपनाता है जिससे कि महंगाई, प्राइस लेवल का राइज होना रुकता है, इकोनॉमी में चीज़ों का दाम बढ़ना रुकता है सरप्लस बजट अपनाने से, सरप्लस बजट अप्लाई करने से। तो
तो बोला, इसके बाद बोला इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय लेविंग टैक्स ऑन पीपल देयर reduces their disposal income which otherwise could have been spent on consumption or saved and devoted to capital formation. Since government spending will be less than its income, aggregate demand will decrease and help to reduce the price level. इसमें बोल रहा है गवर्नमेंट की टैक्सेस बढ़ाता है गवर्नमेंट पब्लिक पे। जैसे कि अगर हम आपसे अगर 1 लाख रुपए ले लें और वापस आपके पास हम 80,000 भेजें, अगर हम आपसे 1 लाख रुपए लें और आपके पास हम 80,000 रुपये आपको रिटर्न करें, तो आपके पास पैसा कम होगा कि बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, पैसा आपका कम हो जाएगा। हम आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, आपको 80,000 वापस कर रहे हैं, तो मीन्स आपका 20,000 रुपये कम हो गया। उस तरीके से गवर्नमेंट जब पब्लिक से टैक्स के रूप में 1 लाख रुपये लेता है और वापस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सिर्फ 80,000 का करता है, तो 20,000 रुपये इकनॉमी में कम भेजता है, तो पब्लिक के पास पैसा कम होता है, पब्लिक का पैसा घटता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं पेड़ में तो उग नहीं रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा पब्लिक से ही आता है। टैक्सेस के रूप में टैक्सेस जो देते हैं हम लोग, वो गवर्नमेंट का इनकम होता है। तो गवर्नमेंट पब्लिक से 1 लाख का टैक्स ली और उसके बाद गवर्नमेंट ने सिर्फ 80,000 रुपये पब्लिक के ऊपर खर्च किया। हम लोग टैक्स इसीलिए देते हैं ताकि गवर्नमेंट हमें सुविधा दे सके। तो गवर्नमेंट को हम लोग 1 लाख रुपये दिए टैक्स के रूप में और गवर्नमेंट ने हमें रिटर्न में 80,000 रुपये हमारे ऊपर खर्च किया, तो इकनॉमी में पैसा 20,000 रुपये कम हुआ, हम लोग का 20,000 रुपये कम हुआ पब्लिक के पास। तो जब पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो पब्लिक खर्चा कम करेगी, जब खर्चा कम करेगी तो डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो चीज़ों के दाम गिरेंगे, प्राइस लेवल नीचे आएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो ये था सरप्लस बजट। उसके बाद डेफिसिट बजट सरप्लस बजट का जस्ट उल्टा है। डेफिसिट बजट इज़ वेयर द एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। सरप्लस बजट में क्या था? इनकम ज़्यादा था, एक्सपेंडिचर कम था। 1 लाख रुपये सरकार रेवेन्यू के रूप में कमा रहा था और 80,000 रुपये ही सिर्फ खर्च कर रहा था सरप्लस बजट में। और डेफिसिट बजट में क्या करेगा गवर्नमेंट? 80,000 रुपये ही सिर्फ रेवेन्यू के रूप में कमाएगा। गवर्नमेंट का जो एस्टिमेशन रहेगा कि हम इस साल 80,000 रुपये कमा पाएंगे टैक्सेस से, और गवर्नमेंट जो अपना खर्चा दिखाएगा कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पे रेल बनाएंगे, वहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे, इस तरीके से डिफरेंट जगह खर्चा दिखाएगी गवर्नमेंट ने कि इस साल हम 1 लाख रुपये खर्च करेंगे। तो इसी को बोला जाता है डेफिसिट बजट, जहाँ पे हमारा इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। गवर्नमेंट बोलता है कि इस साल हम 80,000 रुपये ही कमाएंगे टैक्सेस से थ्रू, लेकिन हमको खर्च करना है 1 लाख रुपए खर्च करना है। तो लिखिए, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज़ लेस देन गवर्नमेंट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कम होता है, लेस देन होता है एक्सपेंडिचर से। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हुक डेल्टन, if over a period of time expenditure exceeds revenue, the budget is said to be unbalanced. Such deficit amount is generally covered through public borrowing or withdrawal resources or accumulated reserve surplus. बोल रहा है कि जब जो 20,000 का गैप है, गवर्नमेंट के पास इनकम 80,000 का आ रहा है, उसको खर्च करना है 1 लाख रुपए, तो ये जो 20,000 का गैप है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में इनकम और एक्सपेंडिचर का, इसको जो है गवर्नमेंट पैसा उधार लेता है, चाहे पब्लिक से उधार लेके खर्च करता है या फिर फॉरेन कंट्रीज से पैसा उधार लेता है। ये जो है इस गैप को ख़त्म करने के लिए, ये एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए, कि इसका इनकम तो 80,000 का था, उसको लेकिन 1 लाख रुपये खर्च करना है, तो ये 20,000 रुपये गवर्नमेंट उधार लेता है, चाहे पब्लिक से या फिर फॉरेन कंट्रीज से, या फिर अपना जो पुराना सेविंग होता है, गवर्नमेंट अगर कहीं की RBI में अपना सेविंग रखा हुआ है, पैसा को सेव करके रखा हुआ है, तो उस सेविंग से पैसे को निकालता है। जैसे मान लीजिए 2019 में फॉर एग्जांपल आप समझिए 2019 में गवर्नमेंट 1 लाख रुपए कमाया, सिर्फ 80,000 रुपये खर्च किया था। 2019 में गवर्नमेंट का बजट सरप्लस बजट था। 1 लाख रुपये गवर्नमेंट 2019 में कमाया था और 80,000 रुपये खर्च किया था।
तो 20,000 रुपये जो बचा था वो RBI को, सेंट्रल बैंक को जमा कर दिया था। सेंट्रल बैंक में अपना पैसा 20,000 रुपये जमा कर दिया था। लेकिन 2020 में कोरोना महामारी आ गया, एपिडेमिक आ गया, तो अब गवर्नमेंट का इनकम इस बार घट के 80,000 हो गया। जो 2019 में गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपये कमाया था, इस बार 80,000 रुपये कमाया। और लेकिन कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट को पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। इस बार इनकम घट गया और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 2020 में। तो 2020 में अब 80,000 रुपये सिर्फ कमा रहा है गवर्नमेंट और 1 लाख रुपये गवर्नमेंट को खर्च करना है। तो 20,000 रुपये गवर्नमेंट को और चाहिए खर्च करने के लिए। तो जो 2019 का जो सरप्लस था, जिसे गवर्नमेंट ने RBI के पास जमा किया था, सेंट्रल बैंक के पास, तो वो 20,000 सरप्लस भी निकाल लेगा और इस बार के 2020 के 80,000 में उस 20,000 को जोड़ देगा और 1 लाख रुपये गवर्नमेंट खर्च कर लेगा। तो वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट चाहे पब्लिक से उधार लेके खर्च करता है या फिर विड्रॉ करता है अपने सेविंग को, जो कि रिज़र्व बैंक के पास सरप्लस के रूप में जमा किया हुआ था, रिज़र्व रखा हुआ था। उसका देखिए लिखा हुआ है, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर ह्यूज रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेज सच रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, डेफिसिट बजट इज़ द ओनली ऑप्शन। तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में डेफिसिट बजट ऑप्शन नहीं होता। इस तरह के कंट्रीज़ में यहाँ पे डेफिसिट बजट ही सिर्फ एक ऑप्शन होता है डेवलपमेंट को करने के लिए और सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है इंडिया में उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट है जीरो बेस बस्टिंग। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक बजट है वो है जीरो बेस बस्टिंग। As one of the most commonly used budgeting method, zero-based budgeting starts with the assumption that all the department budgets are zero. Zero-based budgeting means कि ये प्रीवियस जब भी हम बजट बनाते हैं तो उसमें हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछले साल हम कितना खर्चा किए थे हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, उसी के बजट के हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा के इस साल का बजट बनाते हैं। लेकिन नॉर्मली जब भी हम कोई बजट बनाते हैं उसमें हम पिछले सालों के बजट को कंसिडर करते हैं, उनसे अंदाज़ा लेते हुए इस साल का बजट बनाते हैं। लेकिन जीरो बेस बस्टिंग क्या होता है कि हम किसी बेस ईयर को कंसिडर नहीं करते हैं। हम जो भी चीज़ करते हैं बिल्कुल नया करते हैं, नए पैमाने पे नए तरीके से हम हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से हम बजट को बनाते हैं। हम पिछले रिकॉर्ड को नहीं देखते हैं, हम पिछले सालों के बनाए हुए बजटों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। पिछले सालों में जो बजट बना था उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हर डिपार्टमेंट को हम ऑर्डर देते हैं कि अपना बजट नए ढंग से बनाइए, नए एस्टीमेट कीजिए, नए कैलकुलेशन कीजिए, सारे खर्चों को जोड़िए दोबारा, सारे इनकम को जोड़िए दोबारा और उसके हिसाब से हमें बताइए कि क्या आपका बजट है। तो जीरो बेस बजटिंग में मीन्स कि हम प्रीवियस ईयर के जो कि बीते हुए पास्ट के ईयर्स के बजट को कंसिडर नहीं करते हैं, उनको हम लोग नहीं देखते और बिल्कुल नए पैमाने पे नया बजट बनाते हैं। इसी को बोलते हैं जीरो बेस बस्टिंग, जिसमें कि हम सब कुछ बिल्कुल नया एस्टीमेट करते हैं, पिछले सालों को कोई कंसीडर नहीं करते, जीरो बेस मानते हैं सबको। हम पिछले सारे सालों में जीरो को जीरो मान लेते हैं। जीरो बेस मीन्स कि जीरो मान लेते हैं जैसे कि 2021 में अगर हमें बजट बनाना है तो 2020 2019 को हम सबको जीरो मान लेंगे। हम पीछे देखेंगे नहीं कि पीछे हमने क्या एस्टीमेट किया था, पिछले हमने देखेंगे नहीं क्या खर्चा किए थे। 2021 में नए ढंग से हम बजट को बनाएंगे, हर डिपार्टमेंट का इनकम, हर डिपार्टमेंट के खर्चे को नए ढंग से जोड़ेंगे बिना प्रीवियस ईयर को कंसिडर किए। इसी को बोलते हैं जीरो बेस बस्टिंग। तो वही बोल रहा है इसमें one of the most commonly used budgeting method, zero based budgeting starts with the assumption that all the department budget are zero and must be rebuilt from scratch. Manager must be able to justify every single expenses, मतलब यहाँ पे एक मैनेजर को हर एक सिंगल एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। नो एक्सपेंडिचर आर ऑटोमेटिकली ओकेड, किसी भी एक्सपेंडिचर को हम बिना उसके बारे में जाने पहचाने उसके बारे में हम इंक्वायरी किए ओके नहीं करते। हर एक्सपेंडिचर के बारे में हम डिटेल में लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। जीरो बेस बस्टिंग इज़ वेरी टाइट, एमिंग टू अवॉइड एनी एंड ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट कंसिडर्ड एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द कंपनीज सक्सेसफुल ऑपरेशन। इसमें बोल रहा है कि हर एक एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है बहुत ध्यान से और इसमें उन सारे खर्चों को हटाया जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कंपनी के
परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए। उन सारे खर्चों को जो कि कंपनी को आगे बढ़ाने में यूज़ नहीं आ रहा है, उन सारे एक्सपेंसेस को जो कि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उन सारे खर्चों को रोक दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ बॉटम अप बस्टिंग कैन बी हाईली इफेक्टिव वे टू शेक थिंग्स अप। तो बोला जिस तरह का जो बजटिंग बहुत इफ़ेक्टिव होता है चीज़ों को ऊपर लाने में। फिर पैरा चेंज करके बोल रहा है द जीरो बेस्ड अप्रोच इज़ गुड टू यूज़ व्हेन देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ कॉस्ट कंटेनमेंट। बोल रहा है कि जब हमारे खर्चों को कम करने की बारी आ जाए, कंपनी में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे खर्चों को कम करना ज़रूरी हो जाए, कंपनी का फिनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा डगमगा जाए, कंपनी का फिनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए और ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे हमें कॉस्ट कटिंग, खर्चों को कम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल इन अ सिचुएशन वेयर कंपनी इज़ गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और अ मेजर इकोनॉमिक और मार्केट डाउनटर्न दैट रिक्वायर्ड इज़ टू बी रिड्यूस द बजट ड्रामेटिकली। बोल रहा है कि कंपनी में इस तरीके से कोई फिनेंशियल इमरजेंसी आ गया, कोई मुसीबत आ गया कंपनी में, तो इस तरह का जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत हेल्पफुल होता है कंपनी के लिए। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इन शॉर्ट ये हम बोल सकते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग बिल्कुल नए तरीके का बजट होता है जिसमें हम कंपनी के पिछले पुराने एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते, बिल्कुल नए तरीके से हर खर्चे को एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल नए ढंग से बनाते हैं। और जीरो बेस्ड बजटिंग में जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, उन सबको हटा देते हैं। सिर्फ वही एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करते हैं, रखते हैं बजट में, जो कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के बजट बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही कड़े होते हैं, बेफिजूल के कोई खर्चे नहीं करते हैं। इस तरह के बजट की जीरो बेस्ड बजटिंग स्पेशली यूज़ तब आता है जब कंपनी में इकोनॉमिक कंडीशन सही ना हो, फिनेंशियल कंडीशन सही ना हो, इसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जो लास्ट टाइप का था वो था परफॉर्मेंस बजट, जो आपके 4 टाइप में एक था परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट ऑल्सो रिफर्ड एज टू द परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में हुआ कि जो डिपार्टमेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी का, या फिर इकनॉमी का या गवर्नमेंट का जो यहाँ पे जब हम पब्लिक बजट के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक बजट में तो गवर्नमेंट का बजट होता है। तो जो बजट जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछले जीरो बेस्ड में हम पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस बजट में हम जो है पिछले सालों का रिकॉर्ड देखते हैं। उन डिपार्टमेंट को कंसीडर करते हैं, उन एरिया को कंसीडर करते हैं जहाँ पे पैसा खर्च करने से गवर्नमेंट को सबसे अच्छा फ़ायदा पहुंचा या पब्लिक को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा। तो परफॉर्मेंस बेस्ड में उन जगहों पे जहाँ पे हमने पैसा खर्च किया और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ से मिला, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पैसा खर्च करना वहाँ पे पड़ा, जिसे बोलते परफॉर्मेंस बजट या परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। कि उन जगहों पे गवर्नमेंट और पैसा खर्च करता है जहाँ पे पिछले सालों पे पैसा खर्च करने पे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला, चाहे वो इनकम के सोर्स में, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर के रूप में। वही देखिए लिखा हुआ है ऑपरेशन विच आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी, द लार्ज शेयर ऑफ द बजट इज एलोकेटेड टू दैट डिवीजन. It lead to optimum utilization of resources such as finance, skill of the staff, use of the productive time, etc. Basically, performance budget requires an evaluation of the performance and productivity from one budget period to another budget period. Hence, it is the process of identifying the result achieved by each division of the organization. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जगह आप कंट्री के बारे में बोल सकते हैं, तो ईच डिवीज़न या ईच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लिख सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जगह ईच डिवीज़न ऑफ द
गवर्नमेंट यूज़ करिएगा, जो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बजट जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हैं आप लोग, सॉरी कंट्री गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रही हैं, पब्लिक बजट के बारे में बात कर रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हटा के ईच डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट लिख सकती हैं कि परफॉर्मेंस बजट के आधार पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिले, जिस डिवीज़न से गवर्नमेंट को सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उस डिवीज़न में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहेगा। परफॉर्मेंस बजट इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस बजट हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखते हैं, किन जगहों पे इन्वेस्ट करने पे, पैसा खर्च करने पे सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है, रिटर्न मिला है और पब्लिक वेलफेयर हुआ है। तो जिन जगहों पे वेलफेयर सबसे ज़्यादा हुआ है खर्च करने पे, उन जगहों पे हम खर्चा और बढ़ाएंगे, उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखे रहेंगे जो डिपार्टमेंट ने हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है प्रीवियस ईयर्स में। These are all things in the public budget। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए आप।